रूपकर पहाड़ियों की तलहटी में बसा एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव था। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ 12 महीने ठंडी हवाएं चलती थी और अक्सर कोहरा छाया रहता था। धुंध की सफेद चादर में लिपटा रूपगढ़ ऐसा लगता था मानो किसी चित्रकार की सुंदर पेंटिंग हो। यहाँ के लोग सीधे सादे थे और ठंड के इस मौसम में गर्मा गर्म खाने के बेहद शौकीन थे। रूपगढ़ के मुख्य चौराहे पर राघव नाम के एक हुनरमंद नौजवान की जायका पनीर टिक्का नाम की एक छोटी सी दुकान थी। राघव का पनीर टिक्का पूरे इलाके में मशहूर था। वो ताज़ा पनीर को कश्मीरी मिर्च, घर के पिसे मसालों और गाढ़े दही के खास मिश्रण में लपेटकर कोयले की अंगीठी पर धीरे धीरे सेकता था। जब कोयले की आंच पर वो पनीर टिक्का सिकता तो उसकी सौंधी खुशबू पूरे चौराहे को महका देती थी। शाम का वक्त था, हल्की धुंध बढ़ रही थी और राघव की दुकान पर लोग जुटने लगे थे। अरे राघव भाई, इस कड़ाके की ठंड में अगर तुम्हारे हाथ का गर्मा गर्म और चटपटा पनीर टिक्का मिल जाए तो दिन बन जाए। सच में तुम्हारी दुकान के आगे से कोई बिना रुके गुजर ही नहीं सकता। बिल्कुल रमेश भैया, आज मैंने मैरिनेशन में थोड़ा पुदीने का अर्क और भुने जीरे का विशेष मसाला डाला है। आप खाकर देखिए, कसम से ठंड गायब हो जाएगी। राघव, जरा जल्दी करना भाई, मेरी गाड़ी खड़ी है। मेरे लिए 5 प्लेट मलाई पनीर टिक्का पैक कर दो। आज घर पर साले साहब आए हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि रूपगढ़ आना तो राघव का पनीर टिक्का जरूर लाना। अरे सुधीर भाई, लाइन में लगो, पहले मैं आया हूँ। मैं पिछले 15 मिनट से अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। आप दोनों ही बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अभी सबको कोयले की आंच पर सिका हुआ, ऊपर से मक्खन और नींबू छिड़का हुआ एकदम गर्मा गर्म पनीर टिक्का देता हूँ। हरी चटनी और लच्छेदार प्याज के साथ मजा ही आ जाएगा। रूपगढ़ के लोग इसी तरह रोज शाम को राघव की दुकान पर महफिल जमाते थे। लेकिन इस रौनक पर गांव के एक अमीर और लालची साहूकार दीनानाथ की नजर पड़ गई। दीनानाथ के पास गांव की बहुत सी जमीनें थीं और जिस चबूतरे पर राघव अपनी दुकान लगाता था वो जगह भी दीनानाथ की ही थी। एक शाम दीनानाथ अपने वफादार नौकर मंगत के साथ वहां से गुजर रहा था। दीनानाथ राघव की दुकान पर भीड़ देखकर गुस्से में मूंछों पर ताव देते हुए बोला, मंगत, जरा उस राघव की दुकान की तरफ देख। पूरा गांव ऐसा उमड़ पड़ा है जैसे मुफ्त में कुछ बट रहा हो। ये लड़का हमारी जमीन का इस्तेमाल करके रोज हजारों रुपए कमा रहा है। क्या उसे हमारी जमजम जैसी कीमती जमीन से इतना मोटा मुनाफा कमाने का हक है? हुजूर, आप बिल्कुल लाख टके की बात कह रहे हैं। मैं भी कई दिनों से देख रहा हूं, यह राघव तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, लेकिन आपको इस मुनाफे का एक ढेला भी नहीं मिल रहा। मुझे तो लगता है कि पैसे के घमंड में इसके पैर अब जमीन पर नहीं पड़ते। अच्छा, ऐसी बात है तो इसका इलाज मेरे पास है। मंगत, कल सुबह होते ही राघव के पास जाना और साफ कह देना कि कल से इस जगह का किराया सीधे 10 गुना बढ़ गया है। उसी रात राघव और उसकी पत्नी सरला अपने घर में बैठकर अगले दिन की तैयारी कर रहे थे। राघव बहुत खुश था क्योंकि सर्दियों के इस मौसम में उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। सरला, इस बार ठंड के मौसम में हमारे पनीर टिक्के की मांग बहुत बढ़ गई है। लोग स्वाद के दीवाने हो चुके हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ, ये तो है, लेकिन गांव के लोगों का क्या भरोसा। जब कोई इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ने लगता है तो कुछ लोगों की आंखों में वह खटकने लगता है। हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। अगली सुबह राघव हमेशा की तरह तड़के उठकर थोक मंडी में हरिओम कसाई सब्जी वाले की दुकान पर पनीर और ताज़ा शिमला मिर्च खरीदने गया। हरिओम भाई, जरा जल्दी से मुझे आज 7 किलो एकदम ताजा और नरम डेयरी का पनीर दे दो। दुकान की तैयारी करनी है, देर हो रही है। अरे राघव बाबू, आज 7 किलो नहीं मिलेगा। आज तो आपको पूरा 12 किलो लेना पड़ेगा। और हाँ, आज भाव भी प्रति किलो 20 रुपए ज्यादा लगेगा। खंड बहुत है, पीछे से माल कम आया। दरअसल हरिओम को पता चल चुका था कि राघव का काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाकर उसे ठगना चाहता था। हरिओम भाई, ये तो ठीक नहीं है। अगर मैं थोक में माल लेता हूं तो दूसरी डेयरी वाले मुझे मुफ्त डिलीवरी देने को तैयार है। फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे पास आता हूं क्योंकि हमारा पुराना व्यवहार है। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो कल से मैं किसी और मंडी से माल ले आऊंगा। अरे अरे राघव भाई, तुम तो नाराज ही हो गए।
मैं तो बस सुबह सुबह थोड़ा मजाक कर रहा था। तुमसे भला मैं ज्यादा पैसे कैसे ले सकता हूँ? लो, तुम्हें तो मैं बाकियों से भी कम दाम में ताजा पनीर दूंगा। राघव मुस्कुराया और हमेशा से भी कम दाम में बढ़िया माल लेकर अपनी दुकान पर आ गया। उसने दोपहर तक सारी तैयारियां पूरी कर ली। दोपहर के समय जब दुकान पर थोड़ी शांति थी, तभी साहूकार का चमचा मंगत वहां आ धमका। ओ राघव, कान खोलकर सुन ले। साहूकार दीनानाथ जी का नया हुक्म आया है। आज से इस चबूतरे का किराया 10 गुना बढ़ा दिया गया है। अगर कल सुबह तक बढ़े हुए किराए के पैसे नहीं मिले तो अपना ये तंदूर और पनीर का तामझाम उठाना और यहां से रफू चक्कर हो जाना। मंगत भाई, ये तो सरासर ज्यादती है। मैं पिछले 4 सालों से हर महीने की पहली तारीख को ईमानदारी से किराया चुका रहा हूं। अचानक इतना किराया बढ़ा देना कहाँ का न्याय है? न्याय व्याय की बातें कोर्ट में करना राघव। हमारे मालिक की मर्जी ही इस गांव का कानून है। अगर दुकान चलानी है तो पैसे तैयार रखना, वरना कल से यहां शक्ल मत दिखाना। ठीक है मंगत भाई, आप साहूकार साहब से कह देना कि कल सुबह मैं खुद उनके पास आके इसका पूरा और सही जवाब दे दूंगा। मंगत के जाते ही दुकान के पीछे से सरला बाहर आई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं, क्योंकि उसने मंगत की सारी बातें सुन ली थीं। अजी सुनते हो, ये क्या आफत आ गई? इतना ज्यादा किराया हम भला कैसे भर पाएंगे? अगर सारा कमाया हुआ पैसा किराए में ही चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा? हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। शांत हो जाओ सरला। विपत्ति के समय घबराने से बुद्धि काम करना बंद कर देती है। साहूकार को लगता है कि वो अपनी जमीन की धौंस दिखाकर मुझे यहां से भगा देगा या मेरा सारा मुनाफा हड़प लेगा। लेकिन वो भूल रहा है कि इंसान की असली ताकत उसका हुनर और उसका दिमाग होती है। पर आप करेंगे क्या? साहूकार बहुत रसूखदार इंसान है। उससे दुश्मनी मोल लेना हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तुम बस कल सुबह तक का सब्र रखो। मैंने एक ऐसी योजना बनाई है जिससे साहूकार का घमंड भी चूर चूर हो जाएगा और हमारी दुकान की साख पूरे जिले में बढ़ जाएगी। अगली सुबह राघव ने रोज से पहले अपनी दुकान खोली। उसने दुकान के ठीक सामने, जहां से पूरा चौराहा दिखाई देता था, एक बहुत बड़ा सफेद बोर्ड टांग दिया। उस बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, गौरव की बात, आज से इस दुकान का हिसाब किताब रखने और किराया वसूलने के लिए हमारे आदरणीय साहूकार श्री दीनानाथ जी स्वयं यहां बैठेंगे। आज होने वाली पूरी कमाई का 80% हिस्सा गांव के एकमात्र सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवाइयों के लिए दान किया जाएगा। सुबह सुबह जो भी ग्रामीण वहां से गुजरता, वो रुककर उस बोर्ड को पढ़ता और हैरान रह जाता। देखते ही देखते वहां लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। राघव, ये क्या माजरा है? साहूकार दीनानाथ जी तुम्हारी दुकान पर बैठेंगे और अस्पताल के लिए दान? हाँ रमेश भाई, साहूकार साहब ने जमीन का किराया बढ़ाया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पुण्य के काम में उन्हें भी भागीदार बनाया जाए। आज जो भी ग्राहक पनीर टिक्का खाएगा, वो अपने पैसे सीधे साहूकार साहब के हाथ में सजे दान पात्र में डालेगा। कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जब साहूकार दीनानाथ अपनी हवेली से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग उनकी तरफ देखकर हाथ जोड़ रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। दीनानाथ हैरान परेशान होकर सीधे राघव की दुकान की तरफ बढ़े। राघव, ये क्या बदतमीजी है? ये बोर्ड पर मेरा नाम क्यों लिखा है? तुमने ये क्या तमाशा खड़ा कर रखा है? अरे पधारिए साहूकार साहब, पधारिए। गांव वालों देखो, हमारे मुख्य अतिथि आ गए। साहब, आपने किराया बढ़ाया तो मुझे समझ आ गया कि आप इस जमीन को और भी भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। आज मेरी दुकान की गद्दी आपके हवाले है। जो भी ग्राहक आएगा वो सीधे आपके हाथ में पैसे देगा। आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि आपकी जमीन कितनी फलदायी है। तुम मुझे पूरी जनता के सामने एक अदना सा दुकानदार बना रहे हो। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। अरे नहीं साहब, मैं तो बस आपकी महानता पूरे गांव को दिखाना चाहता हूं। अब आप गद्दी पर बैठिए, ग्राहक आ रहे हैं। गांव वाले एक एक करके आने लगे। राघव फुर्ती से अंगीठी पर पनीर टिक्का सेकता और पत्तलों में सजाकर ग्राहकों को देता। ग्राहक पैसे लेकर सीधे साहूकार के सामने रखे अस्पताल दान पात्र के डिब्बे में डालते। साहूकार अपनी झूठी शान और बदनामी के डर से चाहकर भी मना नहीं कर पा रहे थे। धन्य हो साहूकार साहब। राघव ने बताया कि आज आपकी वजह से गांव के अस्पताल को इतनी बड़ी मदद मिल रही है।
ये लीजिए 2 प्लेट पनीर टिक्के के पैसे। आपके इस नेक काम को गांव हमेशा याद रखेगा। हाँ, हाँ ठीक है। पैसे डिब्बे में डाल दो। कल्याण हो। दुकान के पीछे खड़ी सरला ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत मुस्कुरा रही थी, पर उसे थोड़ा डर भी था। अजी, ये हो बहुत बड़ा जुआ है। अगर साहूकार ने शाम को ये सारा बक्सा ही गायब कर दिया तो? तुम फिक्र मत करो सरला, इस बक्से पर सरकारी अस्पताल दान की सील लगी है और गांव के सरपंच साहब भी यहां खड़े हैं। साहूकार अगर इसमें से 1 रुपया भी छुएगा तो उसकी उम्र भर की कमाई इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। वो अपनी साख बचाने के लिए फूटी कौड़ी को भी हाथ नहीं लगाएगा। देखते ही देखते पूरी दोपहर और शाम बीत गई। राघव के पनीर टिक्के की खुशबू और साहूकार के बैठने की खबर से दुकान पर इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी कि दीनानाथ को अपनी कुर्सी से हिलने तक का मौका नहीं मिला। लोग आते, साहूकार की तारीफों के पुल बांधते और राघव के हुनर को सराहते। दीनानाथ को अब समझ आ चुका था कि राघव ने उन्हें एक ऐसे सामाजिक चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से वो पैर पीछे खींचेंगे तो समाज में थू थू होगी। मालिक, पूरे गांव में आपकी वाहवाही हो रही है कि आप इतने दयालु हैं। अब इस माहौल में हम राघव को दुकान खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं? लोग तो हमें विलन मान लेंगे। चुप कर बेवकूफ। ये राघव मामूली लड़का नहीं है, बहुत शातिर खिलाड़ी है। इसने मेरी ही चाल से मुझे चारों खाने चित कर दिया है। अब सूरज पूरी तरह ढल चुका था और रात की ठंड बढ़ गई थी। दान का डिब्बा नोटों से पूरी तरह भर चुका था। गांव के गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। साहूकार बुरी तरह थक चुके थे और अपनी हार स्वीकार कर चुके थे। साहूकार साहब, रात हो गई है। आज की बिक्री ऐतिहासिक रही। आपकी गरिमामयी उपस्थिति के कारण आज इतना बड़ा फंड जमा हो पाया। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने आज का बढ़ा हुआ किराया इस अस्पताल दान के रूप में स्वीकार कर लिया। दीनानाथ जी, आज आपने सचमुच कमाल कर दिया। आपकी इस दरिया दिली की बदौलत हमारे गांव के गरीबों को मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। रूपगढ़ आपके इस योगदान का हमेशा ऋणी रहेगा। हाँ, हाँ सरपंच जी, समाज की भलाई करना तो हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है। इसमें क्या बड़ी बात है? साहब, आज आपने दिन भर यहां बैठकर जो मेहनत देखी है, उसके बदले मैं आपसे हाथ जोड़कर कुछ एकांत में कहना चाहता हूं। क्या आप मेरी एक छोटी सी बात सुनेंगे? हाँ बताओ राघव, क्या कहना है? जल्दी कहो, मुझे हवेली लौटना है। बहुत थकान हो रही है। साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप मेरा किराया इसलिए बढ़ाना चाहते थे क्योंकि आपको लगता था कि मेरी दुकान की ये कामयाबी सिर्फ आपकी इस जमीन की वजह से है। लेकिन आज आप खुद यहां बैठे, आपने देखा कि ये जो सैकड़ों लोगों की भीड़ आई थी, वो इस चबूतरे के लिए नहीं, बल्कि मेरी अंगीठी पर सिकने वाले पनीर टिक्के के स्वाद और मेरी मेहनत के लिए आई थी। साहब, अगर कल मैं अपनी ये अंगीठी किसी दूसरे नुक्कड़ पर भी लगा लूं, तो ये स्वाद के दीवाने मेरे पीछे पीछे वहां भी चले आएंगे। हुनर जगह का मोहताज नहीं होता। साहूकार दीनानाथ ने एक नजर वहां खड़ी मुस्कुराती हुई भीड़ पर डाली, जो अभी भी राघव के पनीर टिक्के के स्वाद की चर्चा कर रही थी। उन्हें अंदर ही अंदर इस बात का कड़वा एहसास हो गया कि राघव 100% सही कह रहा है। असली पूंजी जमीन नहीं, बल्कि राघव का वो अनोखा हुनर था। तो तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो राघव? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। नहीं साहब, मैं आपको सिखाने की हैसियत नहीं रखता। मैं तो बस एक साझेदारी चाहता हूं। आप मेरा किराया मत बढ़ाइए। इसके बदले मैं हर महीने अपनी नेक कमाई का एक निश्चित हिस्सा आपके नाम से गांव की भलाई और विकास के कार्यों में दान करूंगा। इससे आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और मेरा कारोबार भी चलता रहेगा। ठीक है राघव, तुम्हारी बात में दम है। तुम अपनी दुकान इसी तरह चलाते रहो। मैं किराए के बारे में दोबारा कभी कोई बात नहीं करूंगा। साहूकार के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अगर वह अब भी जिद पर अड़े रहते तो पूरी दुनिया जान जाती कि उन्हें समाज सेवा से नहीं, बल्कि अपनी हवस और लालच से मतलब था। उस दिन के बाद से रूपगढ़ में राघव की जायका पनीर टिक्का की दुकान पहले से भी दोगुनी रफ्तार से चलने लगी। अब लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि एक गर्व के भाव से वहां पनीर टिक्का खाने आते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके हर एक बाइट का कुछ हिस्सा
गांव के किसी बीमार की दवा बन रहा है। साहूकार ने भी राघव के काम में दखल देना हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस तरह राघव की सूझबूझ और हुनर ने रूपगढ़ गांव में शांति, तरक्की और खुशबुओं का एक नया सवेरा ला दिया।